गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने लेंस सूत्र, लेंस मेकर सूत्र और लेंस के अपवर्तक समीकरण हमने ज्ञात कर ली थी और प्रतिबिंब के निर्माण पे हमने देख लिए थे। आज हम बात करते हैं बेटा लेंस की। पहले हम लेंस की क्षमता की बात करते हैं। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, जिसको P से निर्देशित करेंगे। किसी प्रकाश किरण को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को, ठीक है ना, उसके पथ से विचलित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी प्रकाश किरण को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को, ठीक है ना, उसके पथ से उसको विचलित करने की क्षमता को, मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं या शक्ति बोलते हैं इसको। लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं, क्षमता कहते हैं। इसको P से निर्देशित करते हैं अपन। देखो मैं इसका सूत्र डेराइव करके बताता हूं कि लेंस की क्षमता को कैसे, एक और परिभाषा हम आगे लिखेंगे इसकी। मान लो आपके पास एक उत्तल लेंस है। आपके पास क्या है? एक उत्तल लेंस। ये आपकी मुख्य अक्ष है। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करी हमने। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से h ऊंचाई पर, ये ऊंचाई भी h मान ली, h ऊंचाई पर एक प्रकाश किरण आपतित करी। अपवर्तन के बाद वो प्रकाश किरण इसके फोकस से अपवर्तित होगी। इस वाली सतह का फोकस f1, 2f1 वक्रता के अंदर आप लिखते हो। तो ये जो प्रकाश किरण है वो कहां से अपवर्तित होनी चाहिए? इसके फोकस से, मतलब वो इस तरफ जाएगी। एक्चुअल में इसका पाथ कैसा था? प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई थी तो ऐसे जानी चाहिए थी, पर वो पथ से मान लो डेल्टा कोण विचलित हो गई। डेल्टा कोण विचलित हो गई। आपतित तो हमने ऐसे करी थी, विचलित ऐसे हुई। कितना कोण? डेल्टा कोण। यहां से मैंने इसके लंब डाल दिया प्रकाशी के केंद्र पे, तो देखा ये बिंदु O है, मान लो ये बिंदु M था, ये आपका F है। ये कोण डेल्टा है तो ये वाला कोण भी डेल्टा होगा, विचलन कोण। ये कोण डेल्टा है तो ये वाला कोण भी। इस वाले त्रिभुज से ध्यान से देखो, त्रिभुज MOF1 से अगर मैं tan डेल्टा की बात करूं, tan डेल्टा लंब बटा आधार, डेल्टा के सामने वाली भुजा लंब जो किसके बराबर होगी? h के बराबर। आधार क्या होगा? इसकी फोकस दूरी स्मॉल f, इसकी फोकस दूरी स्मॉल f मान ली। तो डेल्टा, tan डेल्टा बराबर h बटा f, tan डेल्टा बराबर h बटा f जनरल फॉर्मूला है। अब अगर डेल्टा अल्प हो, यदि डेल्टा अल्प हो, यदि डेल्टा का मान अल्प हो तो tan डेल्टा को क्या लिखा जाएगा बेटा? डेल्टा। tan डेल्टा आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा के बराबर। तो डेल्टा बराबर h बटा f। ये पहले समीकरण क्या बनती है आपकी? डेल्टा बराबर h बटा f। अब देखो, अगर h का मान 1 मीटर हो, h का मान 1 मीटर हो, यदि h बराबर 1 मीटर, मुख्य अक्ष से 1 मीटर ऊंचाई पे प्रकाश कोई किरण आपतित हो रही हो तथा डेल्टा को हम P से निर्देशित कर देंगे उस स्थिति में, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, तो आपके पास सूत्र बन जाएगा P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का सूत्र यही होता है। इसको हम इस तरह से भी परिभाषित करते हैं, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ऐसे भी परिभाषित करते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं कि वो कितना उसको डेविएट कर पाती है, ठीक है ना। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये वैसे विमाहित राशि होगी, h और f दोनों मीटर मीटर में कट जाते हैं, परंतु इसको परिभाषित डायोप्टर वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका मात्रक, लेंस की क्षमता का जो मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, कैपिटल D से निर्देशित करते हैं इसको, डायोप्टर होता है।
लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। छोटा सा टॉपिक था, लेंस की क्षमता हमने कंप्लीट कर दिया, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है। इसको P से निर्देशित करते हैं। लेंस द्वारा किसी प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को या उसको अपने पथ से विचलित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, या फिर हम उसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। इसका मात्रक डायप्टर होता है। सूत्र याद रखना, P बराबर 1/f। f लेंस की फोकस दूरी होती है। अब देखो दो पतले लेंस हैं और उनके संयोजन की फोकस दूरी, उसकी क्षमता ज्ञात करनी है। दो लेंस आपने एक साथ संयोजित किए हुए हैं, पास-पास रखे हुए हैं, तो लेंस के संयोजन, दो पतले लेंसों का संयोजन, अगला टॉपिक है छोटा सा, और उसके बाद लेंस कंप्लीट हो जाता है आपका। दो पतले लेंसों का संयोजन, दो पतले लेंसों का संयोजन, अगला टॉपिक है छोटा सा, दो पतले लेंसों का संयोजन, पतले लेंसों का संयोजन, कंबाइन कर दिए दोनों, दो पतले लेंसों का संयोजन। जैसे मान लो मेरे पास दो लेंस है, माना दो लेंस, दोनों उत्तल लेंस है, एक लेंस ये है और दूसरा लेंस इसके साथ ही ऐसे सटा हुआ है। दो पतले लेंस आपने ऐसे जोड़ दिए, ये आपका L1 है, दूसरा आपका L2 है, ठीक है। और इसकी फोकस दूरी जो है, या इसका जो फोकस है वो f1 है, फोकस दूरी इसकी f2 है। इसकी जो फोकस दूरी है f1 है, दूसरे वाले की f2 है। इन दोनों के बीच से जो रेखा गुजरती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। मान लो एक वस्तु यहां पे थी O पर, एक वस्तु O पर स्थित है, उससे कोई प्रकाश किरण हमने पहले लेंस पे आपतित करी। आपतन के बाद उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, और पहले लेंस द्वारा उस अपवर्तित किरण का प्रतिबिंब या आपतित किरण का प्रतिबिंब सपोज यहां बना I डैश पर, ठीक है। उसके बाद ये जो I डैश इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, और फिर इसकी जो फाइनल इमेज है वो सपोज I पर बनी। ये जो I डैश है वो दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य, और उसका प्रतिबिंब I पे बना। I डैश और लेंसों के बीच की दूरी, संयोजन के लेंस के बीच की दूरी जो है उसको V डैश से निर्देशित किया हुआ है। I और लेंसों के बीच की दूरी को V से निर्देशित करेंगे। ये वाली दूरी क्या होगी आपकी V, और इसको वस्तु और लेंसों के बीच की दूरी को U से निर्देशित करेंगे। अब देखो ये तो आपने बना लिया इसका डायग्राम। मैं पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र का समीकरण लिखूं। पहले लेंस के लिए या लेंस सूत्र के समीकरण से, लेंस सूत्र के समीकरण से, लेंस का सूत्र हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी, u वस्तु और लेंस के बीच की दूरी, f लेंस की फोकस दूरी। समीकरण संख्या 1। ध्यान से देखो, पहले लेंस के लिए, हम पहले लेंस की बात करें, पहले लेंस के लिए आपसे पूछूं v का मान बताओ। पहले लेंस से वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I डैश पे बन रहा है v डैश, v बराबर क्या लिखा जाएगा, v डैश। u का मान बोलो, u ही है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये माइनस में क्यों नहीं लिया u, क्योंकि अपन लेंस सूत्र जो काम में ले रहे हैं उससे पहले ही कर चुके ये चीज। ये जो सूत्र आया था ना वो हम पहले ही इसमें माइनस u ले चुके हैं, इसलिए अब आप इसको प्लस u लेंगे। u, इसकी फोकस दूरी कितनी है पहले लेंस की, f1, तो f की जगह क्या लिखा जाएगा, f1। ये तीनों मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर देखो, समीकरण 1 में मान रखो, v की जगह v डैश, 1/v डैश माइनस 1/u की जगह u ही है, f की जगह f1। समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार दूसरे लेंस के लिए हम बात करें, दूसरे लेंस की, तो दूसरे लेंस के लिए ध्यान से देख बेटा, दूसरे लेंस वाली स्थिति में ये जो I डैश प्रतिबिंब बना था पहले लेंस के अपवर्तन से, वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू आप बताओ। u की जगह लिखा जाएगा v डैश, और v आपका v होगा, इमेज आपकी v पे ही बन रही है, और f की वैल्यू कितनी होगी इस स्थिति में,
f2। दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी है f2। ये तीनों मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 से 1/v माइनस 1/u की जगह v डैश बराबर 1/f2 समीकरण संख्या 3। अब आपको कुछ नहीं करना, 2 और 3 को जोड़ दो। बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ जाएगा, दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष में जुड़ जाएगा। 1/v डैश प्लस का माइनस का 1/v डैश कट गया, यहाँ पे बचा माइनस का 1/u और यहाँ पे बचा 1/v। तो आपकी समीकरण आ गई। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर बायां पक्ष बाएं पक्ष में जोड़ा तो समीकरण बची आपके पास 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 1/f1 प्लस 1/f2 समीकरण संख्या 4। और ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी f मान लूं, माना संयोजन की, माना लेंसों के संयोजन की, माना संयोजन की फोकस दूरी स्मॉल f है, तो संयोजन की फोकस दूरी स्मॉल f है तो समीकरण क्या लिखोगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और अब समीकरण 4 उसको 5 दे दो, 4 व 5 की तुलना कर लो, 4 व 5 की तुलना कर लो। समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर देखो, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर 4 व 5 से बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा, तो तुल्य फोकस दूरी आएगी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/, ये समीकरण आ गई, समीकरण संख्या 6। अब अगर आपको संयोजन की शक्ति या क्षमता निकालनी है, संयोजन की तुल्य क्षमता या संयोजन की क्षमता, तो संयोजन की क्षमता क्या हो जाएगी बेटा 1/f को लिखेंगे p, ये पहले लेंस की क्षमता p1 प्लस p2, p बराबर p1 प्लस p2। इसी तरह से हम आवर्धन क्षमता की बात करें, देखो लेंसों के आवर्धन की बात कर चुके हैं अपन शायद m बराबर h डैश अपॉन h, तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम आवर्धन क्षमता डिस्कस कर चुके शायद, या नहीं करें तो उसको भी देख लो। देखो लेंस की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को बोलते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता को परिभाषित करना हो तो कैसे लिखा जाएगा, लेंस प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये समीकरण आपको समझ में आ गई, यहां तक करना है संयोजन में। एक छोटा सा टॉपिक इसमें शायद मेरे हिसाब से रह गया, उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है, डिस्कस करते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता छोटा सा टॉपिक और है, डिस्कस कर लेते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, इसको स्मॉल एन से निर्देशित करते हैं। क्षमता अलग होती है, आवर्धन क्षमता अलग होती है। मैग्नीफाइंग पावर, लेंस की मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो इसको हम परिभाषित करेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अर्थात m बराबर h डैश अपॉन h, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसको स्मॉल n से निर्देशित करते हैं। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। अब देखो आपने जो लेंस से प्रतिबिंब बनाए, उत्तल लेंस के लिए भी बनाए, अवतल लेंस के लिए भी बनाए, तो जब आपका प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है तो आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होगी। वास्तविक व उल्टे वाले केस में ये m का मान ऋणात्मक होगा, सॉरी m का मान धनात्मक होगा, और आभासी वाले केस में ये मान ऋणात्मक होगा। देखो कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने ये वाली स्थिति में प्रतिबिंब बनाया था कि वस्तु इधर कहीं भी स्थिति f1 2f1 और 2f2 के बीच, उसका जो प्रतिबिंब बना था वो इधर कहीं बना था, यहां प्रतिबिंब बना था आपका। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है,
ये वाली ऊंचाई h डैश h, ये वाली ऊंचाई h डैश माइनस में, तो इस केस में अगर अपन m कैलकुलेट करें तो माइनस h डैश अपॉन h बराबर इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को देखो सर्वांग सम, तो संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होगा, इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के, ये दूरी तो v होती है और ये वाली दूरी माइनस u होती है, माइनस v अपॉन u। इस स्थिति में आपका m आया, ये माइनस से माइनस कट गया, h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। ये सूत्र काम का है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये सूत्र काम आएगा। लेंस के लिए m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u होगा हमेशा, जब प्रतिबिंब ऐसा बनता है, वास्तविक व उल्टा। आभासी व सीधे वाले केस में, आभासी व सीधे वाले केस में ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी प्लस, और ये दूरी भी प्लस, h डैश अपॉन h प्लस में होगा, इधर माइनस v अपॉन u, तो उस केस में ये मान ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आवर्धन क्षमता का एक छोटा सा टॉपिक। तो इसमें एक्चुअल में संयुक्त की जो आवर्धन क्षमता होगी वो गुणनफल होगी, m बराबर m1 into m2, तीन संयोजन में होंगे तो m बराबर m1 m2 m3, इस तरह से हम याद करते जाते हैं। तो लेंस वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। लेंस वाले टॉपिक में आपको लेंस के प्रकार, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उसके बाद में हमने लेंस के अपवर्तक समीकरण, उसकी लेंस मेकर सूत्र, लेंस सूत्र, और फिर हमने लेंस की क्षमता, दो पतले लेंसों का संयोजन और आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। अब इसकी न्यूमेरिकल आपको जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, इसमें जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपको पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, सॉल्व अनसॉल्व। अगला टॉपिक होगा हमारा बेटा प्रिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिज्म को। देखो अगला हम पढ़ेंगे प्रिज्म। बेटा ये प्रैक्टिकल भी आपका प्रिज्म, प्रिज्म ये प्रैक्टिकल भी है और प्रिज्म भी एक तरह का ट्रांसपेरेंट एक डिवाइस जिसमें तीन आपकी आयताकार फलक और दो वर्गाकार फलक होती है, तीन आयताकार फलक और दो वर्गाकार फलक होती है, और उनके बीच कोई ट्रांसपेरेंट माध्यम, पारदर्शी माध्यम भर दिया जाता है तो उसे हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना, प्रिज्म बहुत इजी होता है। अब हमें प्रिज्म द्वारा या प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना की बात करनी है। तो जो प्रिज्म है उसको मैं एक बार ऐसे देख लेता हूं कि इसमें जो सतह है वो हम दो सतहों की बात करेंगे। ये जो प्रिज्म इस तरह से अपन बना लेते हैं बोर्ड पे, ये वाला भुजा A, ये B और ये C, इसको प्रिज्म कोण बोला जाता है, A से ही निर्देशित करेंगे। ये जो भुजा AB है इस पे कोई प्रकाश किरण आपतित करेंगे और AC से निर्गत करेंगे। ठीक है ना, कोई प्रकाश किरण मान लो AB पर आपतित कर रहे हैं अपन प्रिज्म के, तो वो निर्गत AC से होगी। ठीक है, मान लो इस बिंदु पे आपने कोई प्रकाश किरण आपतित करी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अभिलंब खींचना है N1। कितने कोण से आपतित कर रहे हो वो आपकी मर्जी, जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण मैंने ऐसे आपतित करी तो ये आपतित प्रकाश किरण, ठीक है ना, जैसे इसको मैं PQ से निर्देशित कर लूं, ये A B C, इसको मैंने PQ से निर्देशित कर लिया, ये आपकी प्रकाश किरण PQ है। कितने कोण से आपतित करी, मान लो I1 से, आपतन कोण क्या मान लिया, I1 से। अब जब विरल से सघन में प्रवेश करती है और इसका जो अपवर्तनांक है वो म्यू लेके चलते हैं, प्रिज्म का जो कांच होता है उसका अपवर्तनांक म्यू है, आपतित किरण PQ विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, आपका अभिलंब यह है, झुकी और ऐसे चली। ठीक है, ऐसे चली वो, इसको बोला जाता है अपवर्तित किरण। इसको मैंने R बिंदु मान लिया यहां पे, तो QR जो है वो आपकी हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और PQ जो है वो आपतित किरण, PQ आपकी हो गई बेटा आपतित किरण। ठीक है, PQ आपकी हो गई आपतित किरण, QR हो गई अपवर्तित किरण। अब ये अपवर्तित किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी, ठीक है ना, सघन से बाद में विरल में जाएगी, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो सबसे पहले तो मुझे यहां पे अभिलंब खींचना है, ये अभिलंब N2, इससे दूर हटेगी, मतलब इस तरफ नहीं मुड़ेगी, इससे दूर जाएगी ऐसे, इसको बोला जाता है बेटा निर्गत किरण, निर्गत प्रकाश किरण, या क्या हो गई निर्गत किरण।
और अभिलंब व निर्गत किरण के मध्य जो कोण होता है वो निर्गत कोण, जिसको मैंने I2 से निर्देशित किया हुआ। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण R1, और ये वाला कोण भी इसको मैंने बोल दिया R2। ये इसके लिए आपतित हो गया, इस वाले के लिए ये आपतित किरण हो गई, तो ये आपतन कोण हो गया R2। इसको A बोला, इसको Q बोला, इसको मैं R बोल रहा हूं, इस बिंदु को S बोल देता हूं। ये वाला बिंदु जो है ना वो S हो गया, ठीक है। और ये जो आपतित किरण है वो जाने तो एक्चुअल में ऐसे चाहिए थी, बट वो जा ऐसे थी। निर्गत किरण को भी पीछे बढ़ाया हमने, तो दोनों इस बिंदु पे काट रही है। इसको T बिंदु मान लिया, इसको कौन सा बिंदु मान लिया? T बिंदु। तो ध्यान से देखो, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं विचलन कोण डेल्टा। इसको क्या बोला जाता है? विचलन कोण डेल्टा। ये अभिलंब है, ये वाला कोण 90 डिग्री है। अगर ये कोण R1 है, ये वाला कोण R1 है, तो ये वाला कोण बताओ कितना होगा? ये और ये शीर्षाभिमुख कोण, ये I1 ये R1, तो ये I1 माइनस R1, और ये वाला I2 माइनस R2। I2 में से R2 माइनस करेंगे तो ये कोण आ जाएगा I2 माइनस R2। ये आपका हो गया I2 माइनस R2। थोड़ा सा अलग लिख लेंगे अपन। अब एक्चुअल में मुझे इसका एक तो अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है और न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना होता है प्रिज्म का। अपवर्तन कोण, सॉरी, इसका अपवर्तनांक और विचलन कोण ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले मैं एक चतुर्भुज काम में ले रहा हूं। चतुर्भुज AQSR से, AQSR से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण, इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं अपन, A से निर्देशित करेंगे। कोण A प्लस ये वाला कोण जो है AQS, कोण AQS 90 डिग्री है। एक बार लिख देते हैं, कोण AQS प्लस QSR, कोण QSR प्लस कोण SRA, SRA बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब उसके बाद देखो, ये तो प्रिज्म कोण बोलेंगे अपन, ठीक है ना। जैसे ऐसे झुका हुआ नहीं है, तो ये आपका प्रिज्म कोण होता है हमेशा, ठीक है ना। ये लगभग 60 डिग्री लेते हैं। कोण AQS, ये आपने अभिलंब खींचा तो ये वाला कोण 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस 90 प्लस कोण QSR, मुझे ध्यान नहीं ज्ञात करना है। SRA फिर से 90 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री। ये वाला कोण फिर से 90 डिग्री था और चारों कोणों का योग 360। 90 प्लस 90 180, 360 में से उधर माइनस करो तो A प्लस कोण QSR बराबर 360 माइनस 180, 180 डिग्री। मान लो ये कोण ज्ञात करना है तो आप A को उधर ले जाओ। कोण QSR की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस A, समीकरण संख्या 1। समीकरण संख्या 1। ये वाला जो कोण है ये आपका होगा 180 माइनस ये वाला कोण, ठीक। अब उसके बाद ध्यान से देखो, ये तो आपने कैलकुलेट कर दिया। ये जो त्रिभुज है ना नीचे QSR, इसको देखो आप, त्रिभुज QSR से, त्रिभुज QSR से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। R1 प्लस R2 प्लस ये वाला कोण, R1 प्लस R2 प्लस कोण QSR, QSR बराबर 180 डिग्री। अर्थात ये वाला कोण R1 प्लस R2 को उधर ले जाएंगे तो कोण QSR बराबर 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2, माइनस कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2, समीकरण संख्या 2। और अब आपको क्या करना है, यहां से ये QSR की वैल्यू यहां पुट करनी है। ये वाले समीकरण और ये वाले समीकरण देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो क्या आ जाएगा, इसको इसके बराबर रखो, 180 से 180 कट जाएगा। A बराबर R1 प्लस R2, A बराबर R1 प्लस R2, समीकरण संख्या 3। जो ये प्रिज्म कोण है A, वो R1 और R2 के योग के बराबर होगा। चलो एक चीज समझ में आ गई। अब आपको देखो एक त्रिभुज, ये वाला काम में लेना है, QRT त्रिभुज,
क्यू आर टी से त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण डेल्टा के बराबर होगा। त्रिभुज क्यू आर टी से डेल्टा बराबर विचलन कोण बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। माइनस इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ये समीकरण लिखी जाएगी बेटा डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लिए इन दोनों में से और माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचा अंदर R1 प्लस R2। और अब ध्यान से देख इस समीकरण से R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं A समीकरण 3 से। तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A, इस माइनस A को इधर ला सकते हैं अपन। तो डेल्टा प्लस A बराबर I1 प्लस I2 समीकरण संख्या 4। डेल्टा प्लस A बराबर I1 प्लस I2। देखो आपके पास समीकरण 3 में A बराबर R1 प्लस R2 और समीकरण 4 में डेल्टा प्लस A बराबर I1 प्लस I2। अब मुझे न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है और इसका अपवर्तनांक निकालना है। जो प्रिज्म का कांच है उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो न्यूनतम विचलन के लिए स्थिति बता रहा हूं। न्यूनतम विचलन के लिए कि भाई ये जो विचलन कोण है वो न्यूनतम हो, ये डेल्टा जो है वो मिनिमम हो, उसके लिए न्यूनतम विचलन के लिए आपके पास कंडीशन देखो। डेल्टा को आप लिखोगे डेल्टा m फॉर मिनिमम। I1 की वैल्यू जो है वो I2 के बराबर होनी चाहिए और उसको हम मान लेते हैं I, और R1 बराबर R2 बराबर R। मतलब कंडीशन है कि प्रिज्म में ये कोण न्यूनतम तब होगा जब ये दोनों कोण बराबर होंगे और I1 I2 के बराबर होगा। I1 I2 को I मान लिया, R1 R2 को R मान लिया। तो ध्यान से देख ये कंडीशन जो है ना वो यहां अप्लाई करो एक बार। तो डेल्टा m प्लस a बराबर I1 प्लस I2 I प्लस I 2I। मुझे एक्चुअल में यहां से I का मान ज्ञात करना है। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आपतन कोण I का मान आया डेल्टा m प्लस a बाई 2। समीकरण संख्या नेक्स्ट 5। और आपने बोला कि भैया R1 और R2 भी बराबर होने चाहिए। तो R1 बराबर R2 बराबर R प्लस R बराबर A। समीकरण 3 से R प्लस R बराबर A, 2R बराबर A, तो R बराबर A बाई 2। समीकरण संख्या 6। और अब आपको क्या करना है, इसमें स्नेल का नियम या अपवर्तन का नियम लागू करना है। अपवर्तन के नियम से, कौन से नियम से? अपवर्तन के नियम से। देखो डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना है, ऐसे ही बनाना है। अपवर्तन के नियम से हमें अब सूत्र लिखना है μ1 sin I बराबर μ2 sin R। μ1 sin I बराबर μ2 sin R। तो μ1 तो आपका हवा हुआ। जब हमने जो प्रकाश किरण यहां से आपतित करी थी वो हवा से प्रिज्म पे आपतित करी थी और प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो आपने म्यू लिया था बेटा। तो μ1 का मान तो आपका है 1 और μ2 का मान आपका बेटा उसको म्यू मान लिया। अपवर्तन के नियम से और एक्चुअल में आपको प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है जिसको आपने म्यू बोला है। μ1 sin I बराबर μ2 sin R। अर्थात μ1 की जगह 1 रखूंगा तो sin I बराबर म्यू sin R। अर्थात म्यू बराबर sin I बटा sin R। I का मान ये रहा डेल्टा m प्लस a बाई 2 और R का मान a बाई 2। ये दोनों मान यहां रखो। समीकरण 5 व 6 से मान रखने पर, समीकरण 5 व 6 से म्यू बराबर आपका आ गया बेटा साइन
आई का मान a प्लस डेल्टा m या डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 साइन a बाई 2, r का मान a बाई 2। ये प्रिज्म का प्रैक्टिकल भी करेंगे हम, और प्रैक्टिकल में एक्चुअल में हमें a तो पता होता है 60 डिग्री लेते हैं प्रिज्म कोण, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना होता है डेल्टा m। उसके लिए अपन अलग अलग आपतन कोण पे विचलन कोण ज्ञात करेंगे। तो स्थिति ऐसी आती है कि पहले आपतन कोण कम लेते हैं, 30 डिग्री से स्टार्ट किया 60 डिग्री के बीच, बहुत सारी रीडिंग्स ली, तो पहले आपका आपतन कोण कम से ज्यादा की ओर होगा तो विचलन कोण भी बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि बीच में एकाएक घटेगा और फिर वापस बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ जब देखोगे तो बताऊंगा मैं। ये आपका अपवर्तनांक का सूत्र आ गया, समीकरण संख्या 7। जो प्रिज्म लिया था हमने उसके कांच का अपवर्तनांक म्यू sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन sin a बाई 2, ठीक है ना। पहले हम डेल्टा m ज्ञात कर लेंगे और फिर मान रखें और न्यूनतम ये जो अपवर्तनांक है वो ज्ञात कर लेते हैं। देखो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करने के लिए एक तरीका है, सिंपल प्रैक्टिकल है, और उस प्रैक्टिकल में वो वैल्यूज जो है ना वो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट वही आती है। अगर आप प्रिज्म के लिए डेल्टा की वैल्यू निकालें अलग अलग आपतन कोण के लिए, तो अब आपको इसमें क्या बनानी होती है, टेबल बनानी होती है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ, हालांकि ये तो अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखोगे ना तो इसमें आपतन कोण और डेल्टा के बीच, आई और डेल्टा के बीच एक टेबल बनाते हैं। जैसे मान लो आई इक्वल तो आपने 30 डिग्री लिया, तो डेल्टा जो है ना ये मान लो आपका आ गया वो 50 डिग्री या 55 डिग्री जो भी आया, फिर इसको आपने बढ़ाया 35 डिग्री, मान लो ये 50 हो गया, फिर आपको इसने आपने लिखा इसको 40 डिग्री, तो ये मान आपका आ गया मान लो 44 डिग्री, फिर आपने लिया 45 डिग्री, मान लो ये आ गया 40 डिग्री, 45 के बाद आपने 50 डिग्री लिया, मान लो ये एकाएक बढ़ गया 45 हो गया, 55 50 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से रीडिंग्स आएंगे, ऑलमोस्ट इसी तरह की रीडिंग है। तो जैसे जैसे पहले हमने आपतन कोण बढ़ा रहे हैं, पहले विचलन कोण ज्यादा था फिर घट रहा है और फिर एकदम से वापस बढ़ना शुरू हो गया। इस 50 के 45 के बाद वापस से आपका विचलन कोण बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब आप ग्राफ देखते हो ना किसके बीच, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच, आपतन कोण और एक्स एक्स पे आपतन कोण आई, वाई एक्सिस पे डेल्टा, उसके ग्राफ कुछ इस साइड का बनता है। यहां पे इस वाले आपतन कोण पे जैसे 45 आया, 45 पे 40 न्यूनतम विचलन कोण आपका, डेल्टा m कितना है न्यूनतम डेल्टा m, यहां पे I1 बराबर I2 होगा, प्रिज्म में I1 बराबर I2 होगा, R1 बराबर I2 R2 होगा। इस स्थिति में न्यूनतम विचलन कोण मिलता है, पहले आपका मान अधिकतम होता है, पहले फिर घटता है, फिर एकाएक बढ़ने लग जाता है। तो आपका ग्राफ जो है विचलन कोण और आपतन कोण के बीच ऐसा बनता है, विचलन कोण और आपतन कोण के बीच जो ग्राफ है वो इस टाइप का बनता है। तो वो भी हम याद कर लेते हैं, ये आपका एक प्रैक्टिकल है, ठीक है बेटा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।